दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें है एडवेंचर, सस्पेंस और थ्रिल। हेलो एवरीवन, क्लास 9 के चैंप्स का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेल, और इसके ऑथर है आर के लक्ष्मण, रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण। ईश्वरन के कहानियों में आपको मिलेंगी ऐसी चीजें। इस चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। चैप्टर पढ़ के ही आपको पता चल रहा होगा ईश्वरन नाम का एक कैरेक्टर है जो कि कहानियां बताता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके जो कहानियां होते हैं ना, कोई नॉर्मल कहानी नहीं होती। तो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें है एडवेंचर, सस्पेंस और थ्रिल। ईश्वरन के कहानियों में आपको मिलेंगी ऐसी चीजें जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। हर मोड़ पे आपको मिलेगी एक नई चौंका देने वाली बात। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि आप एक भी क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर्स के मजेदार एक्सप्लेनेशन मिस ना कर। क्लास 9 के बाकी चैप्टर्स के वीडियो एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो वो जाके आप देख सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन नाइट महिंद्रा woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? महिंद्रा नाम का एक कैरेक्टर इस कहानी में, वो सोया हुआ था और नींद से जैसे उठा ना, वो देखा कि एक डार्क क्लाउडी फॉर्म है, कुछ बादल सा क्लाउडी फॉर्म है। तो जैसे वो देखा ना, उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो पूरा पसीना पसीना हो गया, पानी पानी हो गया जिसे हम बोलते। Was it a ghost? क्या वो एक घोस्ट था? क्वेश्चन मार्क दे दिया ताकि सस्पेंस बना रहा है। क्या था नहीं था बता देने से पढ़ने में मजा नहीं आएगा ना। काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बने रहिए इस वीडियो में। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय यंग मैन महिंद्रा बाय नेम। ये जो स्टोरी है ना, महिंद्रा गणेश को सुना रहा था। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महिंद्रा को स्टोरी सुनाता था ईश्वरन। तो जो भी स्टोरीज ईश्वरन ने महिंद्रा को सुनाया है, अब महिंद्रा एक यंग मैन को सुना रहा है जिसका नाम है गणेश। समझ में आया ना? ईश्वरन कहानी सुनाता था महिंद्रा को, अब ईश्वरन की जो कहानियां हैं महिंद्रा सुना रहा है गणेश। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites. Supervisor means one who supervises. महिंद्रा एक जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म में, एक कंपनी में। उस कंपनी में ना हायर किया जाता था सुपरवाइजर्स, अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट जैसे फैक्ट्रीज हो गया, ब्रिजेस हो गया, डैम्स एंड सो ऑन। तो इन जगहों में सुपरवाइजर्स का जरूरत होता है। काम कैसा चल रहा है नहीं चल रहा, सुपरवाइजर सभी चीज को देखते हैं। महिंद्रा's जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क। महिंद्रा का भी काम एक सुपरवाइजर का था, जो वर्क साइट में जहां पर भी काम चल रहा है, वहां पर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसके ऊपर नजर रखता था कि सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. महिंद्रा का जो काम था ना, इस काम की वजह से महिंद्रा कभी एक जगह पे रहता नहीं था। कभी उसको एक जगह में रखते थे, कभी उसको दूसरी जगह भेज दिया जाता था काम को लेके, हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था इसीलिए। कभी वो कोल माइनिंग में काम करता था, यानी कि सुपरवाइज करता था, कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट में, और कभी कभी तो केमिकल प्लांट। He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. महिंद्रा एक बैचलर था, शादी नहीं हुई थी उसकी, और उसका जो नीड्स था, उसका जो जरूरत था ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। वो महिंद्रा खुद को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता था, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, वो खुद को एडजस्ट कर सकता। एक इल इक्विप्ड सर्किट हाउस में रह रहा हो, यानी कि ऐसा घर जो सही से बना नहीं है, लाइटिंग वगैरह नहीं है, या फिर मेकशिफ्ट कैनवस में रह रहा हो, यानी कि एक टेंट में रह रहा हो, टेम्पररी टेंट में, या फिर स्टोन क्वेरी के बीच में, यानी कि एक स्टोन का जो माइंस होता है उसके बीच में रह रहा हो, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि इसका नीड्स बहुत ही सिंपल और खुद को ये हर कंडीशन में एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन एक एडवांटेज महिंद्रा का ये था कि उसके सामने एक कुक था जिसका नाम था ईश्वरन। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली wherever he was posted. ये जो कुक था ना, महिंद्रा के साथ अटैच था, और महिंद्रा कहीं भी जाता था, ये कुक जिसका नाम ईश्वरन है, वो बिना कंप्लेन किए महिंद्रा के साथ चल जाता था। He cooked for Mahindra, washed his clothes and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. Anecdotes mean short stories. ईश्वरन महिंद्रा के लिए खाना बनाता था, कपड़े धो देता था, उसके साथ बात करता था रात को, और एंडलेस स्टोरीज वीव करता था, यानी कि एंडलेस स्टोरीज खुद से बनाता था ईश्वरन, और महिंद्रा को सुनाता था अलग अलग टॉपिक्स में। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no source visible for miles around. ईश्वरन के अंदर एक काबिलियत था कि वो कहीं पर से भी कुकिंग के लिए वेजिटेबल्स अरेंज कर लेता था, भले वो लोग एक डेसोलेट लैंडस्केप में रह रहे हो। डेसोलेट मतलब बैरन या अनइनहैबिटेड, ऐसे जगह जहां पर लोग नहीं रहते, मीलों तक शॉप्स वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से वेजिटेबल्स अरेंज कर लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes
made with fresh vegetables. Within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new work. ईश्वरन कोई भी वर्क प्लेस हो, चाहे एक जिंक शीट का शेल्टर हो, चाहे कोई भी नया वर्क प्लेस हो जहां पर महेंद्र और ईश्वरन शिफ्ट हुए, वो घंटों के अंदर बहुत ही टेस्टी टेस्टी डिलीशियस खाना बना सकता था फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम। महिंद्रा सुबह सुबह उठ जाता था और ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत काम के लिए चला जाता था और साथ में ईश्वरन का बना हुआ कुछ खाना ले जाता। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. जब महिंद्रा चला जाता था काम में, ईश्वरन क्या करता था, उस शेड को जहां पे वो लोग रह रहे हैं उसका साफ सफाई करता था, कपड़े धोता था और लेजरली बात करता था, यानी कि बहुत रिलैक्स तरीके से बात करता था, नहाता था। नहाने वक्त कुछ बकेट्स पानी डालता था, कुछ प्रेयर मटर करता था, यानी कि धीरे धीरे बोलता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन। ये सब जो काम ईश्वरन किया, ये करते करते लंच का टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। डोजिंग ऑफ मतलब फॉलिंग अस्लीप। खा लेने के बाद ईश्वरन थोड़ी देर तक बुक पढ़ता था, उसके बाद सो जाता था। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेज। ईश्वरन किस तरह के बुक पढ़ा करता था लंच के बाद? कुछ पॉपुलर तमिल थ्रिलर स्टोरीज या बुक्स, करीब 100 पेजेस के होते थे, ऐसे बुक्स पढ़ा करता था ईश्वरन। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। फ्लोरिसेस मतलब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस, इंथ्रोल मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग इन समवन्स पावर। उस बुक्स में इतने डिटेल्ड तरीके से डिस्क्राइब किया जाता था इमेजिनेशन को, और इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता था कि ईश्वरन पढ़ता था ना तो वो लगता था कि बुक के चपेटे में आ गया है, उस कहानी के चपेटे में आ गया है, कि उसको छोड़ने का ही मन नहीं होता था, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब भी ईश्वरन महिंद्रा को कहानी बताता था, तो ईश्वरन अपने कहानियों में जो डिस्क्राइब करता था ना, वो इन्फ्लुएंस होता था तमिल ऑथर्स के द्वारा, यानी कि जो भी बुक्स वो पढ़ रहा है तमिल पॉपुलर बुक्स, उससे उसको आइडिया मिलता था कि वो जब कहानी बताएगा तो इस तरह से डिस्क्राइब करेगा, इस तरह से इमेजिन करके कहानी खुद से बनाएगा और बोलेगा। ईश्वरन जब छोटे से छोटे इंसिडेंट्स को भी डिस्क्राइब करता था, नैरेट करता था, तो इतना सस्पेंस तरीके से बताता था और उन कहानियों का एक सरप्राइज एंडिंग होता था, इतना अच्छे तरीके से ये कहानी बताता था। फॉर एग्जाम्पल, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Example suppose एक बताया गया किस तरीके से बताता तो अगर ईश्वरन एक हाईवे में है और एक वहां पर पेड़ गिर गया है उस रास्ते पे, तो बस सिंपली ऐसे नहीं बताता था कि मैं एक हाईवे में हूँ, पेड़ गिर गया है। वो अपने आईब्रोज को आर्क करता था, यानी कि कर्व करता था, और अपने हाथ को कुछ ड्रामेटिक गेस्चर यानी कि मूवमेंट दिखाता था और बताता था कि जो रोड था डेजर्टेड था। डेजर्टेड यानी कि एम्प्टी था, रोड पूरा खाली था और मैं अकेला था। बॉडी मूवमेंट भी कर रहा है, साथ साथ में अपने आईब्रोज भी कर्व कर रहा है। फिर बताता है, सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। फिर बताता है ईश्वरन, एग्जाम्पल बताया जा रहा है, फिर बताता है ईश्वरन कि मैं अचानक से देखता हूँ कि एक बड़ा सा बुसी बीस्ट है। स्प्रॉल्ड का मतलब सीट लाई और फॉल विथ वंस आर्म्स एंड लेग। तो ऐसा एक चीज है, एक बीस्ट है जो बैठा हुआ या गिरा हुआ है अपने आर्म्स और लेग्स को फैलाकर रोड के अक्रॉस। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, बट एज आई केम क्लोजर आई सो दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट। लेकिन सोचा कि जाके देख लेते हैं। जब जाके देखा वो बीस्ट के सामने, तो देखा कि एक तो गिरा हुआ पेड़ है और इसके जो ब्रांचेस है फैले हुए, इसके जो सूखे ब्रांचेस है फैले हुए। तो कितने अच्छे तरीके से समझाया। यहाँ पर दो तरीका बताया गया है। आपको कहानी कैसे सुनने में अच्छा लगेगा? आप एक रोड के साइड में है, एक पेड़ गिरा हुआ है ऐसे, या फिर ऐसे कि मैं एक सुनसान रोड पे था अकेला और मेरे को एक बहुत बड़ा बीस्ट रोड के अक्रॉस गिरा हुआ दिखा। बताया नहीं पेड़ है, लेकिन वो जब सामने गया तब पता चला कि ये पेड़ गिरा है। तो कितना अच्छा लगेगा सुनने में। आई होप आप समझ पा रहे हो। इसी तरीके से ईश्वरन कहानी को एक्सप्लेन किया करता था। Mahindra would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन tales uncritically. महिंद्रा मस्त कैनवस चेयर में स्ट्रेच हो जाता था, बैठ जाता था पूरा रिलैक्स होके, और ईश्वरन का जो कहानियां है बिना कोई क्वेश्चन किए सुनता रहता था, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। आइए जानते हैं। तो ईश्वरन बता रहा हूं, मैं जिस जगह से हूँ, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, वो फेमस है टिम्बर के लिए। टिम्बर यानी कि लकड़ी। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और मैं जहां का हूँ वहां पर हर तरफ घने घने जंगल है। द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और जो लॉग्स है
लोग्स यानी कि जो लकड़ियां, उसको होल्ड किया जाता है यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है लोरीज में एलिफेंट्स के द्वारा। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। ये जो एनिमल्स है एलिफेंट्स बहुत ही बड़े बड़े हैं और इनको अच्छे से खाना खिलाया जाता है। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माहोट इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। माहोट मतलब ऐसे लोग जो जानवर को कंट्रोल करते हैं, जैसे हाथी। तो ईश्वरन बता रहा ना, जब हाथी का दिमाग सटकता है, ठीक है, या फिर जब वो जंगली जैसा हरकत करने लगते हैं, तो अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस जो माहौट है वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलोग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलाबोरेट एंटीडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। प्रोलोग मतलब अन ओपनिंग ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। तो इतना बता दिया, यानी कि कहानी का एक तरह का इंट्रोडक्शन था, ये ओपनिंग था। अब वो कहानी को एक्सप्लेन करेगा, नरेट करेगा। वन डे अ टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches. A टस्कर का मतलब एलिफेंट, स्टैंपिंग मतलब हिटिंग विद फोर्स। तो एक दिन क्या हुआ, एक एलिफेंट टिम्बर का यार्ड से भाग गया और इधर उधर घूमने लगा। जो छोटे मोटे बुशेस है उसको स्टैम्प करने लगा, उसके ऊपर चढ़ने लगा, और जो जंगली क्रीपर्स है उसको फाड़ने लगा और ब्रांचेस को भी तोड़ने लगा अपने मर्जी से। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। ईश्वरन बताता है, सर आपको पता है जब एक एलिफेंट मैड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। एमुलेशन मतलब कॉपिंग। तो ईश्वरन कहानी बताते बताते इतना खो जाता था, इतना एक्साइटमेंट आ जाता था उसके अंदर, तो वो कहानी बताते बताते ये फ्लोर में हाथी की तरह कूदने लगता और अपना पैर को स्टैम्प करने लगता था, पटकते रहता था ग्राउंड पे, एक पागल हाथी की तरह, एक मैड एलिफेंट की। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। ही वुड कंटिन्यू। फिर ईश्वरन बता रहा होता है, ये जो एलिफेंट है ना, हमारे टाउन का जो आउटस्कर्ट्स है, जो बाउंड्री है, वहां तक पहुंच गया और फेंसेस को, बाउंड्री को इस तरह से तोड़ने लगा ना ये हाथी, जैसे कि एक मैचस्टिक हो। कितने आसानी से मैचस्टिक तोड़ देते हैं, तो उसी तरह ये हाथी फेंसेस को या बाउंड्री को मैचस्टिक की तरह तोड़ने लगा। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पोट्स एंड क्लोथ्स। फिर ये हाथी मेन रोड में आ जाता है, पोर्ट का स्टॉल, कपड़ों का स्टॉल और फ्रूट्स वाले जो भी स्टॉल्स थे, सभी को ये हाथी स्मैश कर दिया। पीपुल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर मतलब हियर एंड देयर, पैनिक मतलब सडन फियर। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अब ये हाथी एक स्कूल का ग्राउंड में चला गया जहां पर बच्चे खेल रहे थे, और ये हाथी स्कूल के ग्राउंड में दरवाजा खोल के नहीं आया, दीवार तोड़ के आया। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। सभी बच्चे क्लासरूम्स की तरफ भागे और डोर्स को जोर से बंद कर दिए। द बीस्ट ग्रंटेड and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. तो ये जो beast grunted मतलब made a loud sound, बहुत जोरों का आवाज निकाला और स्कूल में ही इधर उधर घूमा और क्या किया, फुटबॉल का गोल पोस्ट जो है उसको वो निकाल दिया, वॉलीबॉल नेट का भी फाड़ दिया, और ड्रम में पानी रखा था उसको किक किया और फिर फ्लैट कर दिया, चपटा कर दिया, और जितने भी श्रव्स लगे थे उसको अपरूट कर दिया, उखाड़ दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. Depredations मतलब attacks which are made to destroy something. तो सभी टीचर्स क्या किए, स्कूल के टेरेस में चढ़ गए, छत पे चढ़ गए, और वहां पर से वो बेचारे हेल्पलेसली देख रहे थे इस एलिफेंट का डिप्रेडेशन, यानी कि एलिफेंट क्या क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, इनको बस देख रहे थे, क्या कर सकते थे बेचारे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, द स्ट्रीट्स वेर एम्प्टी as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. तो एक सिंगल सोल नहीं दिख रहा था, ग्राउंड में एक भी इंसान नहीं दिख रहा था, जो स्ट्रीट्स थे, जो सड़कें थे, पूरे खाली हो चुके थे इस एलिफेंट के डर से, और ऐसा लग रहा था कि इस टाउन में जितने भी लोग बसते हैं सब अचानक से गायब हो गए, एक हाथी के डर से सभी लोग एरिया खाली कर दिए। हाँ, ऐसे ही होता है अक्सर। कभी आप लोगों के टाउन या सिटी में ऐसा कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, और ये भी मेंशन कीजिए कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। आई वाज स्टडीइंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वाज वाचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफटॉप। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। ईश्वरन बता रहा है, तब वो जूनियर क्लास में पढ़ता था और ये पूरा ड्रामा को छत से देख रहा है। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। अचानक ईश्वरन को क्या, वो उसे खुद भी नहीं पता, वो क्या किया, टीचर के हाथ से एक छड़ी लेता है, केन लेता है, और स्टेयर से नीचे चला जाता है। द एलिफेंट ग्रंटेड मी एंड मेनेसिंगली swung a branch of a tree which it held
इन इट्स ट्रंक। मेनिसिंगली मतलब थ्रेटिंगली। तो एलिफेंट देखा कि ईश्वरन नीचे छड़ी लेके आ गया, तो एलिफेंट आके चिल्लाया, धमकाया उसको। किस तरीके से? एक ट्री का ब्रांच ले लिया और उसको स्वंग किया, उसको हिलाया। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, किकिंग अप ए लोट ऑफ मड एंड डस्ट, और अपने पैरों को स्टैम्प किया, जमीन में मारा और बहुत ही ज्यादा मड और डस्ट को किक किया ये एलिफेंट। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, स्टिक इन हैंड। ईश्वरन बता रहा है ये सब होने के बावजूद भी, एलिफेंट उसको इस तरह से धमकाया, उसके बावजूद भी ये क्या किया, एलिफेंट के तरफ गया और अपने हाथों में एक डंडा लिया था। पीपल वेर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस। तो आसपास जो घर है, जो स्कूल का बिल्डिंग है, उसके छत से लोग ये सीन को देख रहे हैं हिप्नोटाइज होके, यानी कि ऐसे देख रहे हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, मतलब उनकी नजर इस सीन से हट ही नहीं रहा है। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। एलिफेंट इसको पूरे गुस्से भरे आंखों से देख रहा है और इसके तरफ रश करने के लिए तैयार है एलिफेंट, ईश्वरन की तरफ दौड़ने के लिए तैयार है एलिफेंट। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक। बड़ा मजेदार सा एक्शन लिया। एलिफेंट क्या करता है, अपना ट्रंक को लिफ्ट करता है, उठाता है और जोर से आवाज निकालता है। उसी टाइम ईश्वरन आगे बढ़ता है और मस्टरिंग मतलब अपना पूरा फोर्स लगाता है, वैग्ड यानी कि जोर से मारता है उसके टोनेल में, तीसरे टोनेल में तुरंत। तो एलिफेंट जब अपना ट्रंक को उठाया तो उसी टाइम ईश्वरन जितना ताकत है उस ताकत को लगा के एलिफेंट का जो तीसरा टोनेल है उस पे मार दिया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। तो ये जो बीस्ट है, जो एलिफेंट है ना, थोड़ी देर के लिए उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके थोड़ी देर के बाद वो कांपने लगा एलिफेंट, पूरा सर से लेके पैर तक, और कोलैप्स हो गया यानी कि गिर गया। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना स्टोरी? अब तो आगे का भी सीन बाकी है, रुको जरा, वीडियो तो देखते जाओ। At this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. Mumbling means speak unclearly. तो इतना तक स्टोरी बता दिया ईश्वरन, कुछ अनक्लियरली बोलता है कि मैं गैस को जला के आ रहा हूं ताकि हमारा डिनर गर्म हो जाए। इतना बोल के ईश्वरन चला जाता है। Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. When he returned, Iswaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. तो महेंद्रा जो पूरा रैप्ट अटेंशन से, जो पूरा फुल अटेंशन से कहानी सुन रहा था, अब बेचारा वो आधे में रुक गया। ईश्वरन जब रिटर्न आया गैस लाइट करके, डिनर को गर्म करके, तो वो कहानी जहां से छोड़ा था वहां से स्टार्ट नहीं किया। महेंद्रा को याद कराना पड़ा कि कंक्लूजन तो पेंडिंग रह गया है। तो फिर ईश्वरन स्टार्ट करता है, वेल अ वेटरिनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। 2 days later it was led away by its mahout to the jungle. फिर ईश्वरन कंटिन्यू करता है, एक वेटरिनरी डॉक्टर को बुलाया गया ताकि इस एनिमल को रिवाइव कर सके, उठाया जा सके। ईश्वरन श्रग करता है कैजुअली। श्रग मींस टू रेज एंड कॉन्ट्रैक्ट शोल्डर्स, अपने शोल्डर को उठाता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है कैजुअली। फिर बताते कि 2 दिन के बाद उस एनिमल को, उस बीस्ट को माहौत ने जंगल ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? महेंद्रा पूछता है ना कि ईश्वरन तुम आखिर ऐसा कैसे कर पाए, उस बीस्ट को कैसे तुमने गिरा दिया? इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, आई थिंक सर कराटे और जूजित्सु इट इज कॉल्ड। तो ईश्वरन बहुत ही आराम से बताता है कि सर ये तो एक जापानीज आर्ट से कुछ लेना देना है इसका, मुझे लगता है कराटे या फिर जूजित्सु बोलते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, इट टेम्पोरेली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम यूज। बोलता है कि हाँ मैंने तो इसके बारे में पढ़ा है, ये टेम्पोरेली क्या करता है, नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। नोट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living partner. कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि ईश्वरन महेंद्रा को कहानियां सुनाता हो, और उन कहानियों में एडवेंचर होता है, हॉरर होता है, सस्पेंस होता है। चाहे एक स्टोरी क्रेडिबल हो या ना हो, कन्विंसिबल हो या ना हो, लेकिन महेंद्रा उसको सुनना एंजॉय करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वरन का एक इनइमिटेबल स्टाइल था। इनइमिटेबल मतलब यूनिक स्टाइल था, जैसे कि वो कहानियां बताता था। तो घर में कहीं भी टीवी नहीं रहने से कैसे बोर लगता है लोगों को, लेकिन महेंद्रा को अपने लिविंग क्वार्टर्स में टीवी का भी जरूरत नहीं था, क्योंकि ईश्वरन का जो स्टोरीज होता था बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? एक दिन सुबह में महेंद्रा जब ब्रेकफास्ट कर रहा था ना, ईश्वरन पूछता है, सर
क्या आज मैं डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना दूं? आफ्टर ऑल, टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर. ईश्वरन बताता है कि आज ऑस्पिशियस डे है क्योंकि हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से ना आज के दिन लोग बहुत ही ज्यादा टेस्टी फूड बनाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि हमारे जो एंसेस्टर्स है, जो हमारे पूर्वज है हमारे फैमिली के, वो आज के दिन आते हैं और ये खाना खा के जाते हैं. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills. Culinary skills मतलब कुकिंग स्किल्स. उस दिन महेंद्रा बहुत ही डिलीशियस डिनर एंजॉय किया रात को और कम्प्लीमेंट किया ईश्वरन को उसके कुकिंग स्किल्स को लेके कि वो खाना भी बहुत अच्छा बनाता है. He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. तो डिनर कर लेने के बाद ईश्वरन अचानक से अनएक्सपेक्टेडली उस जगह के बारे में कुछ बताने लगा, सुपर नेचुरल मतलब रिलेटेड टू घोस्ट एंड स्टोरीज. तो जानते क्या बताता है? यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड. स्टार्टेड ईश्वरन स्टार्ट करता है बताना कि क्या सुपर नेचुरल है. सर आपको पता है ये जो हम एरिया में रह रहे हैं ये पहले एक ब्यूरियल ग्राउंड था, यानी कि यहाँ पर पहले लोगों को दफनाया जाता था. महेंद्रा वाज जग्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवेरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सैटिस्फाइंग मील. रेवेरी मतलब डे ड्रीम. तो महिंद्रा को ना अचानक से झटका लगा ये सुन के. इतना अच्छा मील खाने ले के बाद उसको लगा कि ये आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ. इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स. ईश्वरन कंटिन्यूड. ईश्वरन बताता है मुझे तो ये बात पहले दिन से पता था, क्योंकि जब मैं आया था ना तो एक ह्यूमन स्कल गिरा था हमारे रास्ते में. तो हम जिस रास्ते से आए थे वहां पर एक ह्यूमन स्कल गिरा था, इंसान का खोपड़ी गिरा था. और अभी भी ऐसा होता है कि मैं कहीं कहीं पे बहुत सारे स्कल्स और बोन्स देखने को मिलते. ये एक पिक्चर दे दिया है ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो सके. ईश्वरन वेजिटेबल्स वगैरह लिया है शायद और यहाँ पे एक स्कल पड़ा है. He went on to narrate how he something saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. फिर ईश्वरन नैरेट करता है, बताता है कि वो घोस्ट देखा था रात, और ये भी बताता है कि मैं इन सब चीजों से जल्दी डरता नहीं हूँ. आई एम अ ब्रेव फेलो. मैं एक बहादुर इंसान हूँ. ऐसे ईश्वरन बता रहा है महेंद्र को. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a foetus in its hand. फिर ईश्वरन बताता है मैं तो ये सबसे डरता नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ, लेकिन एक हॉरिबल घोस्ट है, एक औरत का घोस्ट है जो बहुत ही ज्यादा अगली दिखती है और वो फुल मून के मिडनाइट में ही निकलती है. और ये जो घोस्ट है, ये जो भूतनी है, एक अगली सा क्रिएचर है. इसके जो बाल है ना टैंगल्ड है, लपझाए हुए हैं. एंड अ श्रिवल्ड फेस मतलब रिंकल्ड और श्रंकन फेस. इसके फेस में रिंकल्ड है और छोटा सा फेस है. उसको देखने से ऐसा लगता है कि एक स्केलेटन अपने हाथ में फोइटस ली हुई है. फोइटस मतलब अनबॉर्न बेबी, ऐसा बच्चा जो जन्म नहीं हुआ उसको वो ली हुई अपने हाथों में. उसको देख के कुछ इस तरीके से लगता है. ऐसा डिस्क्राइब किया ईश्वरन महेंद्र. महेंद्र सिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्प. यू आर क्रेजी ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट. तो महेंद्र तो आगे डर गया. ईश्वरन जिस तरीके से डिस्क्राइब किया ना कि ऐसे भूतनी है, महेंद्र डर गया और उसको अचानक से इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया. क्या बोल रहे हो ईश्वरन, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? ऐसा कोई भी चीज नहीं होता, घोस्ट और स्पिरिट्स कुछ नहीं होता. इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. फिगमेंट मतलब फॉर्म फ्रॉम इमेजिनरी एलिमेंट्स. ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस तुम्हारा इमेजिनेशन है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज वेल. महेंद्र बोलता है तुम अपना ना डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाओ और साथ साथ में अपना दिमाग का भी इलाज कराओ. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास किए जा रहे हो यहाँ पर. महेंद्रा को डर लग रहा है लेकिन फिर भी वो इस तरीके से बता रहा है, खुद को तसल्ली दिला रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता. He left the room and retired for the night, expecting Iswaran to sulk for a couple of days. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. तो इतना कुछ तो महेंद्रा ईश्वरन को बोल दिया. अब वो रूम के लिए चला जाता है रेस्ट करने के लिए. महेंद्रा एक्सपेक्ट कर रहा था ना ईश्वरन को कि वो सल्क हो जाए, यानी कि साइलेंट हो जाए, रूठ जाए. ये सब तो महेंद्रा बोल दिया ईश्वरन को. अब महेंद्रा को ऐसा लगा ना कि अब ईश्वरन लगता है कुछ दिनों तक मेरे से रूठ के रहेगा. लेकिन दूसरे सुबह क्या हुआ ना, उसको ये पता चला कि ये जो कुक है, महिंद्रा का जो कुक है ईश्वरन, वो पहले जैसा ही नॉर्मल है, पूरा चीयरफुल और टॉकेटिव. ईश्वरन महिंद्रा से नहीं रूठा. फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा फॉर ऑल इज ब्रेक टोक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनीस. तो महिंद्रा तो ऐसे बहादुरी दिखा के बोल दिया ईश्वरन को, तुम पागल हो चुके हो, अपना दिमाग का इलाज करवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता.
लेकिन उसके बाद से महेंद्रा तो बहादुरी दिखा के ये सब बोल दिया, लेकिन उसके बाद से जब भी महेंद्रा बेड में जाता था सोने के लिए तो उसको थोड़ा सा अनईज फील होता था, उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता था, क्योंकि यही बातें उसके दिमाग में चल रही ये भूत वाली, क्योंकि ये भूत वाला बात उसके दिमाग में चल रहा है। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क स्टेप्स इन द विसिनिटी। विसिनिटी मतलब नियर बाय एरिया। तो उस दिन से क्या हुआ, महेंद्रा हर रात को उसके बेड के साइड में जो खिड़की है ना, जब भी सोने जाता था तो वो देख के जाता था कि आसपास कुछ मूवमेंट तो नहीं हो रहा, कुछ डार्क शेप जैसा। विसिनिटी मतलब आसपास के एरिया में। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। महेंद्रा को कुछ नहीं दिखता था सिवाय डार्कनेस के, और कुछ मीलों दूर फैक्ट्री है, उसका जो लाइट्स है ट्विंकल कर रहा, बस वही महेंद्रा को दिखता। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights, but after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. तो जब भी मिल्क व्हाइट लैंडस्केप होता था, यानी कि पूरा चांद निकला होता था, फुल मून होता था, तो जो लैंडस्केप है ना, देखने में कितना सुंदर लगता है, तो महेंद्रा को देखना बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन जब से ईश्वरन का स्टोरी सुना है महेंद्रा, वो फीमेल घोस्ट के बारे में, तो ये खिड़की के बाहर फुल मून में देखना बंद कर दिया। वन नाइट महिंद्रा वॉज woken up from his sleep by a low moon close to his window. At first, he put it down to a cat prowling around for mice. Moon मतलब crying sound, prowling means searching. एक दिन क्या होता है, रात को महेंद्रा नींद से उठ जाता है क्योंकि विंडो के सामने उसको किसी का रोने का आवाज आता है। स्टार्टिंग में उसको ऐसा लगता है ये आवाज सुन के कि लगता है बिल्ली चूहा ढूंढ रही है, बट द साउंड वॉज टू गुटुरल फॉर अ कैट। लेकिन ये साउंड ना एक कैट का नहीं हो सकता क्योंकि थोड़ा सा रफ और हार्श साउंड। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट द लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट व्हिच वुड स्टॉप हिज हार्ट। तो वो खुद को रेजिस्ट किया, उसको तो मन था जाके देखने के लिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो खुद को रेजिस्ट किया, खुद को रोका, इसके अलावा कहीं कुछ दूसरा सीन देखने को ना मिल जाए, कुछ भूतिया सीन ऐसा उसको लग रहा था। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलाइन। वेलिंग मतलब क्राइंग साउंड, फेलाइन मतलब रिलेटिंग और अफेक्टिंग कैट्स और अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। लेकिन ये जो वेलिंग साउंड है, यानी कि जो रोने का साउंड है, धीरे धीरे जोर होता जा रहा था, और जैसे जैसे साउंड जोर हो रहा है ना, लग रहा है कि बिल्ली का आवाज। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब महेंद्रा बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो सोचा कि अब देख ही लेते क्या है नहीं है। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडोज इल, he looked out at the white sheet of moonlight outside. There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. तो महेंद्रा क्या किया ना, विंडो का जो हाइट होता है वहां पर से धीरे धीरे करके बाहर देखने की कोशिश की। बाहर मस्त चांद निकला हुआ था, और चांद का जो किरण है पूरे लैंडस्केप में एक व्हाइट शीट की तरह ढका हुआ था। जहां से महेंद्रा देखा, थोड़ी ही दूर में ना एक डार्क कलर का क्लाउडी सा कुछ उसको देखने को मिला, और वो डार्क कलर का क्लाउडी सा जो अपीयरेंस था ना, एक बंडल पकड़ा हुआ। Mahindra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. पैंटिंग मतलब ब्रीदिंग हेविली। तो जैसे ये सीन देखा महिंद्रा कि कुछ क्लाउडी सा अपीयरेंस दिख रहा है और वो कुछ पकड़ा हुआ है, महिंद्रा डर के मारे पानी पानी हो गया और वो पिल्लो में गिर गया। पैंटिंग कर रहा था, यानी कि जोर जोर से सांस लेने लगा। ठीक है, उसकी धड़कनें तेज हो गई। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. Ghastly experience मतलब causing horror or fear. तो ये जो भी डर वाला एक्सपीरियंस महिंद्रा को फील हुआ, धीरे धीरे इससे वो रिकवर हो गया। यानी कि वो खुद को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसको ऐसा लगा कि उसका दिमाग ने कुछ ट्रिक प्ले किया उसके ऊपर। इस तरह से अपीयरेंस देखा वो खिड़की के बाहर, ठीक है, और उसके दिमाग में तो यही सब बातें चल रही थी ना कि भूत है इधर, भूत वाले एरिया में हम रह रहे हैं। ठीक है, ये पहले ब्यूरियल ग्राउंड होता था, तो इसीलिए वो खुद को समझा रहा है कि लगता है दिमाग में ये सब चल रहा है, इसलिए दिमाग इस अपीयरेंस को देख के ऑटो सजेशन ले लिया, खुद ही सोच लिया कि ये वो भूत तो नहीं है, तो खुद को वो रिकवर कर लिया था। तो खुद को महिंद्रा समझा लिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. तो सुबह उठा नॉर्मली, तो सुबह महिंद्रा उठा नॉर्मली जैसे उठता है, नहा लिया, फिर ब्रेकफास्ट के लिए आया, तो इसके दिमाग में जो पिछली रात वाली जो बात थी ना, उसके मेमोरी से हट चुकी थी। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahindra was stepping out, Iswaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room."
तो सब कुछ नॉर्मल था उस दिन सुबह में। तो महेंद्रा जैसे ही बाहर निकल रहा था काम के लिए, ईश्वरन ग्रीन करता है, यानी कि ब्रॉडली स्माइल करता है और बोलता है, सर आपको याद है उस दिन मैं आपको एक फीमेल घोस्ट का कहानी बता रहा था, उसके हाथों में एक फोइटस था, और वो बात सुन के आप मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि आप मुझे बोल रहे थे कि ईश्वरन क्या तुम कुछ भी इमेजिन कर रहे हो, इटीसी इटीसी। तो सर कल लास्ट नाइट आपने क्या देखा है ना सर, आपको याद है ना? वेल आपने तो इस घोस्ट को लास्ट नाइट देखा ना, तो लास्ट नाइट जब मैं आपके रूम से रोने का आवाज सुना तो मैं भाग के जा ही रहा था आपके रूम में। अ चिल वेंट डाउन महिंद्रा's spine. He did not wait for Iswaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next. महिंद्रा ये सब भूल गया था, लेकिन फिर ईश्वरन ये सब बता दिया तो अचानक से महिंद्रा का जो स्पाइन है ना, उसमें एक चिल आ जाता है, अंदर से एक थरथराहट टाइप का आ जाता है, और वो ईश्वरन को अपना सेंटेंस कंप्लीट भी करने नहीं दिया, और महेंद्रा भागते हुए एकदम हड़बड़ी के साथ ऑफिस चला गया, और ऑफिस जाते ही रेजिग्नेशन पेपर सबमिट कर दिया, और दूसरे दिन वो हॉन्टेड प्लेस, वो भूतिया जगह छोड़ के चला गया। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आया हो। ईश्वरन इसी तरह से कहानी बताया करता था महेंद्रा को। अब ये जो पूरी कहानी है ना, महेंद्रा गणेश को बता रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये कहानी के ऑथर है आर के लक्ष्मण। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो प्लीज ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास 9 के बाकी वीडियोस का एक्सप्लेनेशन भी आप टाइम टू टाइम देख सके, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैप्टर को शेयर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं और एक चैप्टर एक्सप्लेनेशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।